नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जनसत्ता और दैनिक जागरण का जो संपादकीय होता है, जो मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है, उसे हम संपादकीय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडिटोरियल जो होता है न्यूज़पेपर का, स्पेशली जनसत्ता और दैनिक जागरण का, बहुत ही कंपलसरी होता है कि उसके बारे में आप विचार विमर्श करें, अध्ययन करें। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें जब आप आगे जाकर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हुआ, ऐसी तमाम तरह की किताबें आप खरीदते हैं दुकानों से, जो काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो यही चीज़ें होती हैं, इसी का अंश, इसी का भाग होती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता यदि आप संपादकीय के लिए लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझकर, फिर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके डिबेट करेंगे, तब जो नई चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है, एक नई आइडियोलॉजी निकल के आएगी। देखिए, अगर 5-6 लोगों का ग्रुप हो आपके फ्रेंड का, अगर उस पर आप जब कोरोना से लेके तमाम तरह की चीज़ों पे जब चर्चा परिचर्चा करेंगे ना, तो कुछ बातें हर व्यक्ति को सीखने के लिए काम आएंगी, क्योंकि कुछ बातें आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ वो नहीं कहेंगे, तो कई तरह के गतिरोध होंगे, कॉन्ट्रडिक्शन होंगे, विरोध होंगे, कुछ चीज़ों की सत्यता की भी जांच आप लोग कर लेंगे। इसलिए अनिवार्य होता है अपने बुज़ुर्गों के पास, मतलब जिन पे आपको भरोसा है कि इनके पास कुछ नॉलेज है, ये कुछ किसी प्रकार की बातें इस संदर्भ में बता सकते, उनसे बैठकर ज़रूर विचार विमर्श करें। ओके, तो चलते हैं अब आगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है, पवित्र भावना से किया गया यज्ञ सभी मनोरथ पूर्ण करता है। अब हम बता दें, आज का जो समाज है, हर कोई ईश्वर को नहीं मानता। इसीलिए चलिए, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ शब्द आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, पवित्र भावना से किया गया यज्ञ कहें चाहे दान कहें, एक ही के बराबर है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब यज्ञ होता था ना, तो वो ज़्यादातर नेचर के लिए होता था, जो प्रकृति है। जब घी का वो करेंगे आप, अनुष्ठान लगाएंगे, तो उसके बाद से कहा जाता है कि घी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जब वो वायुमंडल में जाते हैं तो उसको शुद्ध करते हैं। उसके बाद गरीबों को भोज कराया जाता था, खाना खिलाया जाता था निर्धन को। तो कहीं न कहीं उनका भी उद्देश्य वही था। तो यदि आप दान करते हैं, ठीक है, तो उससे जो है सामाजिक समरसता बढ़ती है, आपकी ख्याति बढ़ती है। पर एक चीज़ होना चाहिए, पवित्र भावना से होना चाहिए। नहीं अरे छाती पकड़ के बैठ गए, अरे 2 लाख रुपया चला गया, आज बांट दिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको मतलब दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मैंने जो दान किया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। किसी प्रकार का प्रेशर नहीं कि पार्टी की वजह से कर दिए, तो संगठन की वजह से कर दिए हैं, जाति की वजह से कर दिए हैं, या फिर आने वाले इलेक्शंस के लिए की हैं। इस तरह की अगर भावना रखेंगे तो आपके चेहरे से छलक जाएगा। ठीक है, तो कोई वो व्यर्थ है, आप पब्लिक के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। पब्लिक समझ जाती, सब जानती है भैया ये पब्लिक है, कि किसके दबाव में आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब आगे देखिए एक चीज़ है, चीन से सावधान। ठीक है, चीन से तो भैया पूरे संसार को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो जिस प्रकार की गलतियां किया है ना, उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। इसकी लापरवाही ही आज है, इसकी लापरवाही और डब्ल्यूएचओ की लापरवाही, एक तरह से कह सकते हैं डब्ल्यूएचओ इसे बचाने का कार्य किया है। आप सीधे सीधे एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे ही 8 से लेके 7 डॉक्टर जो है इस गंभीर मामले को सार्वजनिक करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर तमाम तरह की विशेष जांच बैठा दिए जाते हैं, उनको कारावास में डाल दिया जाता है। ये है तुम्हारे देश का लोग, ये है तुम्हारे देश का कम्युनिस्ट, ये है तुम्हारे देश का शासन प्रशासन, ये है देश का तुम्हारे कानून। कि यदि कोई किसी घटना के बारे में लोगों को जागरूक करे, लोगों कुछ बातें सार्वजनिक करे, तो तुम उन्हें पहले कारावास में डाल दोगे। तो कहीं न कहीं जो तुम्हारे मंसूबे थे, जो उद्देश्य थे, वो पकड़े जा चुके हैं। अब तमाम तरह के जो देश हैं वो दोस्तों इनके ऊपर जांच बैठाने वाले हैं। और जिस प्रकार से अमेरिका में मौतें हुई हैं, हाय तौबा मचा हुआ है, अमेरिका चीन को छोड़ेगा नहीं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आखिर क्या है इसमें। भारत की सीमाओं से लगे देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य करके समय रहते सही कदम उठाया गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह कदम मुख्यतः चीन को ध्यान में रखकर ही उठाया गया है,
क्योंकि वहीं से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण का खतरा अधिक है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे हालात में यह खतरा और बढ़ गया था। चीनी कंपनियां मौजूद हालात का फ़ायदा उठाकर भारतीय कंपनियों को खरीद सकती हैं। इसकी आशंका को तब बल मिला था जब कुछ दिनों पहले पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने PHDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। क्योंकि चीन सरकार वहाँ की कंपनियां दूसरे देशों की प्रतिकूल परिस्थितियों का बेजा फ़ायदा उठाने में माहिर है, इसलिए उनसे सावधान रहने में भलाई है। विदेशी निवेश संबंधी नीति की समीक्षा के बाद उसमें बदलाव करके चीन को एक तरह से पाकिस्तान की श्रेणी में रख दिया गया है। चीन को इसका एहसास हो न हो, लेकिन आज जब पूरी दुनिया इसके इरादे को संदेह से भर उठी है, तो फिर भारत के लिए भी चेतना आवश्यक था। यह समय की मांग है कि घरेलू कंपनियों के संरक्षण और बचाव के हर संभव कदम उठाएं। यह तो सच है कि किसी को उनकी कमजोरी का लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिए। यह समय घरेलू कंपनियों को सहारा देने और उन्हें सक्षम बनाने का है। इससे इनकार नहीं कि चीन के निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, लेकिन कोरोना के कहर ने हालात बदल दिए हैं और ये बदले हालात यही कह रहे हैं कि चीन से खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत बढ़ गई है। ज़रूरी केवल यही नहीं कि चीन को धरती से भारतीय व कंपनियों में मनचाहे निवेश की निगरानी की जाए, बल्कि इसकी भी है कि भारतीय उद्योग जगत को चीन पर निर्भरता कम करने के हर संभव कदम उठाए जाएँ। कोरोना के कहर के बाद चीन पर निर्भरता के जैसे दुष्परिणाम सामने आए हैं, उनसे सबक सीखा ही जाना चाहिए। कम से कम यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दवा निर्माण की ज़रूरी सामग्री यानी API के मामले में भी हम चीन पर निर्भर रहें। आज जब दुनिया के अन्य देश भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने या ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तब फिर भारत इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए कि वह इन देशों के लिए चीन पर विकल्प बन सके। भारत को उन कारखानों को भी अपने यहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए जो चीन छोड़ने का मन बना रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बता दें, इस लेख से हमें सीख क्या मिलती है। तो दोस्तों, जिस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न की आज चाइना जैसे देश ने, सारे जो देश हैं सब लोगों के भरोसे को इसने तोड़ा है, सारे देशों को गर्त में डालने की कोशिश किया। ये वो अलग बात है कि हम आपकी तरह विरोध अन्य देश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, तमाम तरह की अथॉरिटी होती है, संगठन होते हैं। हम लोग तो किसी के ऊपर आरोप मर सकते हैं, पर अगर शासनाध्यक्ष अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो अमूल चमूल परिवर्तन भी आ जाएगा, तुरंत रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का प्रोटोकॉल अलग है। पर ये चीज़ें सारे देश जान गए हैं कि जो भी आज समस्याएं उपजी हैं इसी की वजह से है। तो दोस्तों, किस प्रकार से हमारा भारत ही जैसा देश नहीं, वहाँ से कंपनियाँ या कारखाने अपने भारत लाने की फिराक में हैं, या फिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो चाइना जैसे देश में चाइना सरकार के सहयोग से वहाँ पे कारखाने डाले थे। अब दोस्तों, भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि उन निवेशकों को भी भारतीय तो अपने पड़ोसी निवेशकों को भी अपने भारत में खींचने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जितना कम हम निर्भर रहेंगे चाइना जैसे देश से न, उतना हमारे देश के लिए सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों आए दिन ये किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट खड़ा कर देता है, तमाम तरह की कंट्रोवर्सी। ऐसा मुल्क जो बार बार यह दावा करता हो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग मेरा है। आपको पता होगा डोकलाम जैसे मुद्दे पर कितना जग हंसाई हुआ था चाइना का। थोड़ी सी ज़मीन के लिए वो अपनी सेना का टुकड़ी भेज दिया, और उसने ये भी नहीं देखा कि मैं इस समय उभरती हुई अर्थव्यवस्था हूँ, चाइना जैसे देश ने। और उसके बाद मतलब तमाम तरह के क्रिटिसाइज मिलने के बाद, अन्य देशों के दबाव के बाद, तब जाकर वो अपनी सेना हटाया। उसके बाद भी आज भी दावा करता है कि मैंने बस ऐसे ही छोड़ा है, वो मेरा ही भाग है। तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले देश के साथ यदि हम किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर निर्भरता रखते हैं, तो वो यही सोचेगा कि ये कितना कमज़ोर है। तो दोस्तों, यदि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश, अगर उसे आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले काम करिए अपने यहाँ इनकम का स्रोत डेवलप करिए। मैं उनसे भी कह रहा हूँ जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, एक परिवार के लिए मैं वह कह रहा हूँ, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इनकम ढूंढिए। ये नहीं कि सब लोग बस मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, गुजरात। दोस्तों याद रखिएगा, एक समय के बाद जानते हैं क्या होता है, चीन के संदर्भ में ही ले लीजिए। जब आप एक उम्र के बाद मुंबई से यहाँ आएंगे गांव में, तो वहाँ का समाज तो आपने 20 साल लगा दिया, 30 साल बनाने में, फिर आपको गांव में भी एक समाज बनाना पड़ेगा, एक अलग से उद्योग बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप ही के लोगों के द्वारा तिरस्कार किया जाएगा।
या तो भाई आप दूसरे लेवल पे बनाए थे अगर मुंबई में तो वहाँ रह सकते हैं, वो अलग बात है। जो बड़े बड़े लोग जाके वहाँ बस गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, तो उनकी बात अलग है। तो मैं ज़्यादातर जो देखता हूँ, जो प्रवासी मजदूर, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, मुंबई में भी होना पड़ता है। 10 बाई 12 की खोली में कैसे बेचारे 20 से 30 साल गुजार देते हैं। तो अपने गांव में जहाँ तुम्हारी ज़मीनें हैं, पानी है, सारी चीज़ें तुम्हें फ्री में दी गई हैं तुम्हारे दादा परदादा की, वहाँ पे यदि तुम किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम डेवलप नहीं कर सकते हो तो फिर धिक्कार है। एक किसान, एक मज़दूर कुछ भी कर सकता है। जो लड़का साइकिल से पैदल गुजरात से बिहार उड़ीसा चला जा रहा है, वो कुआं खोद के सोना निकाल सकता है। तो दोस्तों इस बात को आप गहराई से लीजिएगा। सबसे पहला आप काम करिए, पढ़ाई तो जारी रखिए, पर सोर्स ऑफ इनकम, एक स्रोत निकालिए पैसे का, कहाँ से पैसा डेवलप किया जाए। पर वो सही रास्ता होना चाहिए, छोटा सा भी उद्योग होना चाहिए, आप उसे लगाएं। यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो बताइए। अरे जो आपके पास क्षमता वो लगाइए ना। बड़ी बड़ी चीज़ें पहले छोटे से स्तर से स्टार्ट होती हैं, तब जाके अन्य राज्यों पे जब आपकी निर्भरता खत्म होगी ना, तब हमारा राज्य भी आगे जाएगा, डेवलप होगा। नहीं तो देख रहे हैं महाराष्ट्र में सभी लोग जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। लिखा कोरोना के असर को कम करने की चुनौती। तो दोस्तों कोरोना के असर को कम करने की चुनौती कैसे हो सकती है, आप देख सकते हैं। लिखा है संजय गुप्त जी ने, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के अभियान के कुछ सार्थक नतीजे दिखाना एक शुभ संकेत है। कोरोना संक्रमित लोगों की वृद्धि दर में गिरावट से भारत सही दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हालांकि अभी लंबी लड़ाई शेष है, क्योंकि 700 से अधिक जिलों में लगभग 350 ही ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। संक्रमण की दृष्टि से गंभीर खतरे वाले जिलों की अच्छी खासी संख्या के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि की नाजुक हालत को देखते हुए अभी सतर्कता बरतने का ही ज़रूरत है। इसी कारण सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ाई है। यदि स्थितियां नियंत्रण में रही और लोगों ने संयम और अनुशासन का परिचय दिया तो इसकी संभावना है कि 3 मई के बाद देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन समाप्त हो जाए और 20 अप्रैल से दी जाने वाली रियायतें भी बढ़ जाएं। तो एक चीज़ आपको बता दें, यदि जो पहला लॉकडाउन हुआ था तकरीबन 21 दिन का, तो जानते हैं कुछ लोगों की लापरवाहियों की वजह से लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ा। तो इस तरह की फिर किसी प्रकार की भारत सरकार को कदम ना उठाना पड़े, उसके लिए आप अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के लोगों को, जहाँ तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो जाए वहाँ तक आप लोगों को जागरूक करिए कि इस तरह का कार्य ना करें जिससे देश पीछे जाए। क्योंकि दोस्तों आपको वास्तविकता बता दें, जो लॉकडाउन है इसका हमारी इकोनॉमी में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर आज ज़रूरत भी है हमें लॉकडाउन करने की। यदि लॉकडाउन नहीं करेंगे तो पूरा देश खतरे में चला जाएगा। पर कुछ लोगों की वजह से, मैं कभी कभार देखता हूँ अपने गांव के बगल में ही कुछ लोग हैं, वो तबलीगी जमातियों से कम नहीं हैं, मतलब 50-50 की संख्या में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि एक भी व्यक्ति वहाँ संक्रमित पाया गया तो उस 50 लोग संक्रमित हो गए, उस 50 से पूरा परिवार, परिवार से गांव, गांव से समाज। यही है थर्ड जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के नाम से आप जानते हो, वही है। तो इस तरह की समस्याएं पैदा मत करिए, आप लोग जागरूक बने। उसके बाद आज जब हर भारतीय लॉकडाउन की समाप्ति और कामकाज शुरू करने का इंतज़ार कर रहा है, तब इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि देश दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी। लोगों को शारीरिक दूरी का परिचय देने के साथ सेहत और सफाई के प्रति सतर्क रहना होगा। वास्तव में लोगों को अपना दैनिक व्यवहार और सामाजिक तौर तरीके बदलने होंगे। हम भारतीयों की जगह जगह थूकने की एक गंदी आदत है। आप तमाम जगहों पे चले जाइए, पान पराग लोग खा के, ठीक है, इतनी प्यारी प्यारी सड़कें बनाई गई हैं, हाईवेज़ पे देखेंगे तो ग्लास हटाएंगे, गाड़ी का थूक देंगे, मतलब कहीं भी थूक देंगे। ये भी एक तरह की बीमारी ही होती है। जो बीमारियाँ, जिस बीमारी से आप संक्रमित हैं, आपके थूक के सारे नीचे आती हैं, उसके बाद उससे किसी और के संपर्क में आती हैं। तो इस तरह की अभद्रता न करें, जाहिलता न दिखाएं। कोरोना को लेकर अब सारी चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं उन सब की पुष्टि हो रही है कि जो पहले था हिंदुओं में, जो भारतीय धार्मिक किताबों में था कि कहीं थूकिए मत, ऐसे जगहों पे हाथ मत लगाइए, मिलाइए, तो सही हो गया, नमस्ते करिए। तो ऐसी बीमारी आज आ गई हमारे देश में, पूरी वैश्विक मंचों पर, वैश्विक देशों में, कि आप किसी से गले नहीं मिल सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते हैं। सोचिए।
पान गुटखा आदि थूकने को लेकर तो पहले भी रोक टोक थी, अब इस अपराध के दायरे में लाया गया कि ऐसा करना वक्त की ज़रूरत थी। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि कोरोना वायरस का प्रकोप भारतीयों की इस गंदी आदत को छोड़ने के लिए विवश करे। कोरोना वायरस के प्रकोप में कमी के बीच सरकार 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों में कामकाज की छूट देने जा रही है। कृषि, डेयरी, मछली पालन का तो पूरी छूट मिलने जा रही है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा कारोबारों और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों को भी कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। छूट के दायरे में स्वरोजगार के काम भी शामिल हैं और हाईवे पर ट्रकों का परिचालन भी। इस छूट के बाद हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं हैं। कारोबार जगत का अभी सब्र करते हुए आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के सामान्य होने की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी रेल और हवाई सेवा तो बंद है। अनेक गतिविधियां भी पाबंदी के दायरे में रहेंगी। सीमित कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी के बीच रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था का संकट टालने के लिए दूसरे पैकेज की घोषणा की है। उसने छोटे मझोले उद्यमों एनबीएफसी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का प्रबंध किया है। बैंकों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनपीए के प्रावधान भी बदले हैं। स्वाभाविक तौर पर इन कदमों का स्वागत हुआ, लेकिन कारोबार जगत के लिए आवश्यक है कि वह संकट के बीच अपनी गतिविधियों का आगे बढ़ने के कुछ नए तौर तरीके खोजें। एक बात आप कंफर्म कर लीजिए, जो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, तो इससे बस भारतीय अर्थव्यवस्था को ही मत नापें, पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक स्थिति सबको नापिए। जब 1921 में एक सर्वव्यापी तकरीबन आर्थिक वो आया था, मंदी आया था, तो ये चीज़ें 2020 में आ गई हैं। इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं जो झुठला दे, क्योंकि इससे पूरे देश का जो एक चैन बना हुआ था ना, पूरा प्रभावित हुआ है। आज सब लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, कहीं भी जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं कब हो जाती हैं दोस्तों? क्योंकि सारा देश जो है एक चैन के माध्यम से बंधा हुआ है। जैसे एक चैन प्रभावित होगा, अन्य देश भी प्रभावित हो जाएंगे। वो भले ही आपका नेपाल ही क्यों ना हो, आज ये स्थिति है पूरे संसार की। आगे बढ़ाने के कुछ नए तौर तरीके खोजें। इससे संकट के बीच सक्रिय होने के साथ साथ अपने खर्च नियंत्रित करने के उपाय करने होंगे। उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने और दूसरे आर्थिक पैकेज के साथ इसमें मददगार बनेगी। सरकार को इसकी चिंता करनी होगी कि निजी क्षेत्र के कारोबारी अपने कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन कैसे दें, वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती हैं। कुछ सेक्टर कोरोना के कहर से बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हें उबारने का काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। ऐसा करके ही वह लोगों को राहत दे सकेगी और साथ ही अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को कम करने में सक्षम होगी। जहां भारत कोरोना के कहर को थामता दिख रहा है, वहीं दुनिया के तमाम देश अभी भी गहन संकट में दिख रहे हैं। अमेरिका की हालत दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा को कोरोना के कहर के सामने असहाय दिख रहे हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 32,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अमेरिका में। इसका कारण यही कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समय रहते ठोस कदम उठाने से इनकार किया और अमेरिकी समाज ने भी पर्याप्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत नहीं समझी। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी गलती मानने के बजाय औरों पर दोष मढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पर निशाना साधते हुए उसे दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने का फैसला किया है। ध्यान रहे कि अमेरिका WHO के लिए सबसे बड़ा दानदाता देश है। इससे इनकार नहीं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना काम सही तरह नहीं किया और उसने चीन की हाँ में हाँ मिलाकर दुनिया को गहरे संकट में डाला। लेकिन यह समय इस संगठन को कमज़ोर करने का नहीं, बल्कि उसे सक्षम और जिम्मेदार बनाने का उपाय तलाशने का है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चीन की लापरवाही और उसकी अपारदर्शी नीतियों के कारण आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है और आतंकित है। लेकिन यह भी सही है कि पहली ज़रूरत कोरोना के प्रकोप को थामने की है। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी कहर के बीच यह सवाल उठाना भी स्वाभाविक है। अभी आप जानते हैं जितने भी देश हैं खुलकर विरोध प्रदर्शन अमेरिका की तरह क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जो हालात ख़राब हुए हैं, वो चाइना की वजह से हुई है। क्योंकि दोस्तों सारे देशों की आर्थिक स्थिति टूट गई है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गई। तो ऐसे में सारे देश जो है कि चीन की तरफ मुँह करके खड़े हैं, उसके सहयोग के लिए उसके तरफ निर्भर हैं। इसलिए अभी कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं मरना चाहता, क्योंकि सबको पता है यदि हम चाइना पर एक स्वर में विरोध करेंगे तो वो सारी सेवाएं रोक देगा। उसके बाद हमारे देश में स्थिति बिगड़ जाएगी। तो पहले अभी उनको दलदल से निकलने दीजिए, फिर उसके बाद उनकी स्थिति देखिए। अब ब्रिटेन ने तो साफ कह दिया है कि ये बदला लिया जाएगा।
वास्तव में यह बात यूरोपीय देशों पर भी लागू होती है। आज अमेरिका की तरह ब्रिटेन और यूरोपीय समुदाय के देश और खासकर इटली, स्पेन और फ्रांस का भी बुरा हाल है। चूँकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले सभी देश कोरोना वायरस की कहर से दो चार हैं, इसलिए विश्व गंभीर आर्थिक मंदी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। एक तरह की देखें तो इसकी जड़ में चीन ही है। इस पर हैरानी नहीं कि ट्रंप ने चीन को प्रति तेवर तीखे करते हुए कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी जांच कराने की बात कही है कि आखिर कोरोना वायरस जैसे उपजा या चमगादड़ या पेंगोलिन के जरिए मानव शरीर में आ गया या फिर वुहान की जैविक प्रयोगशाला के जरिए। चूँकि इसे लेकर संशय बरकरार, इसलिए विश्व समुदाय को इसकी तह तक जाने की जतन करने ही होंगे कि यह वायरस कहाँ से निकला और किन कारणों से दुनिया भर में फैला। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी चीन के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। ऐसे सवाल उठाने ही चाहिए। यदि इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय पहल होता है तो भारत को ही उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यदि आप किसी से डिबेट कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर तो आप प्रमुखता से और सख्ती के साथ कहिएगा, जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना वायरस कहने से बढ़िया किसे आप नाम दें जैविक हथियार कोरोना। सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना शक्तिशाली जो कोरोना का जिस प्रकार से लोगों ने परीक्षण किया, चमगादड़ के अंदर वो कोरोना पाया भी जाता है जो उसके वायरस है, पर आज तक शायद दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे चमगादड़ नहीं पाए जाते हों और कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं आई। अचानक वुहान से क्यों निकलती हैं, ये वास्तविकता आपको पता होना चाहिए। वायरोलॉजी प्रयोगशाला P4 जो है बहुत बड़ा है दुनिया के तमाम प्रयोगशालाओं में गिने जाते हैं। चाइना का जो ये है प्रयोगशाला वायरस वाला, तो दोस्तों ये वुहान सिटी में ही है और ये पहली बार नहीं है जो चाइना के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे तमाम तरह के कई बार आरोप लग चुके हैं, क्योंकि ये बार बार इसी तरह का प्रयोगशाला करता रहता है, या तो जानबूझ छोड़ा हो या तो ये प्रयोगशाला से भाग निकला हो ये वायरस। तो दोस्तों यही सब कुछ चीज़ें हैं, इस पे आप विचार विमर्श करिए, समझिए। हम आप आरोप लगा सकते हैं, पर अभी हमारे देश जब तक इस दलदल से नहीं निकलेगा तब तक आरोप नहीं मर सकता। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। किसी प्रकार की आपके पास प्रतिक्रिया उस लेख से संबंधित तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करिएगा। धन्यवाद।